शरीर की जो एनाटमी है उसको कैसे बहुत ही साधारण शब्दों में और अपनी मातृभाषा में कैसे उसको समझा जाए और उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। तो आज मैं एक आपको कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जो है वो बताने जा रहा हूँ कि कैसे और कितने साधारण तरीके से हम उसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि किसी भी चीज़ का जो एक नामकरण होता है, वो नामकरण जिस भाषा में वो लिटरेचर लिखा होता है उसके आधार पर वो किया जाता है। तो इसलिए यदि हमको एक्चुअल नॉलेज प्राप्त करनी है किसी चीज़ की, तो हमको अपनी मातृभाषा में उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि आप उसको बहुत सारी भाषाओं में आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक ज्ञान की बात है और उसको मन में अपने धारण करने वाली बात है, तो वो हमारी मातृभाषा में ही हमको आएगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि भाई इसको पाइलोनिडल साइनस है, या हम उसको बोल देते हैं कि इसको पाइल्स है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये रोमन, ग्रीक या जो भी वहाँ की है अलग जो लैटिन, ये इसमें सब में जितनी भी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है रोमन की, वो सारी ग्रीक और लैटिन इसके जो वर्ड्स हैं उनसे डराइव्ड होती है। तो हमें वो वर्ड हमारी संस्कृति का भाग नहीं है, हमें उनको रटना पड़ेगा। जैसे कि हमको बताया गया कि भाई पाइल जो शब्द है पाइलोन से बना है। अब पाइलोन आप जानते हैं कि आजकल तो सब लोग जानने लगे हैं, क्योंकि ये शब्द बहुत ही कॉमनली यूज होना शुरू हो गया है कि भाई मेट्रो की एक लाइन बन रही है, उसमें पाइलोन खड़े किए जा रहे हैं, नहीं खंबे खड़े किए जा रहे हैं। तो वो खंबे के अर्थ में जो है पाइलोन आता है। अब उसी खंबे से क्या बनता है, पाइलोन से हेयर, कि भाई हेयर भी एक जो है स्ट्रेट खड़ी होने वाली चीज़ है, तो वो भी पाइलोन से जो है बनता है। पाइला मैंने हेयर, और उसका निडस, निडस कहते हैं, निडस को भी हमको रटना पड़ेगा कि भाई एक घोंसला टाइप, तो बहुत सारे बालों का जो है इकट्ठा होकर घोंसला बन जाना, वो पाइलो निडल साइनस कहलाएगा। ठीक है जी। इसी प्रकार से उसी पाइलोन से, स्तंभ से, कि पाइल जैसी एक स्ट्रक्चर जिसको पाइल्स कहते हैं। अब किसी से यदि पूछा जाए भाई पाइल्स इसका नाम क्यों पड़ा, तो आप कहेंगे जी पाइलोन से पड़ा। वो एक खंबे जैसी या खड़ी हुई स्ट्रक्चर एक होती है। मतलब कि हमको वो शब्द जो है वहाँ से रटना पड़ेगा, हमको उसको अपनी मेमोरी में बार बार बोल के सीखना पड़ेगा, लेकिन हमको उसकी डेरिवेशन नहीं आएगी। हम उसकी इटाइमोलॉजिकल डेरिवेशन हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा कि भाई क्यों है, बस हमने कह दिया हाँ जी पाइलोन का मतलब स्तंभ होता है। तो इसलिए हम अब जो अपना जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम अब शुरू होगा, उसमें अब हम अपनी मातृभाषा में कैसे एक एनाटमी के सब्जेक्ट को बहुत ही आसान भाषा में, चलती फिरती भाषा में, हंसी मजाक के साथ, एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री माहौल में कैसे सीखेंगे, हम एक एक सब्जेक्ट को आगे बढ़ेंगे। तो इस अब दूसरी बात, एक बात अब यहाँ पे आती है। अब लोग बहुत सारे कहते हैं जी क्यों इसमें बहुत विरोध होता है। बेसिकली जब हम किसी वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के विशेषज्ञ से बात करते हैं कि भाई आप मेडिसिन की पढ़ाई हिंदी में करिए, तो वो पहले तो एक कुटिल हंसी मुस्कुराता है हिंदी में, संस्कृत में, अरे इन पंडितों को तो कुछ पता नहीं है, अपनी अपनी टांगें अड़ाते रहते हैं। नहीं जी, ये तो इंग्लिश के अलावा हो ही नहीं सकता साहब, ये तो ज्ञान तो इंग्लिश में ही है, इंग्लिश के अलावा तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो भाई ये जो चाइनीज़ वाले लोग हैं, जो रशियन वाले लोग हैं, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि इनको तो इंग्लिश आती नहीं है। आती भी होगी तो वो यूज़ नहीं करते उसको, वो तो अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई देखिए, आप खामा में क्यों इतने वर्ड को रटने के पीछे में अपना इतना एनर्जी वेस्ट करते हैं। आप उसको अपनी मातृभाषा से शुरू करिए और उसको बाद में इंग्लिश में इंटरप्रेट कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, क्या उससे समस्या क्या है। कह रहे जी कैसे। हमने कहा भाई हम कहते हैं अतिसार, अति भी सब जानते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और सार मैंने शरण बहना, तो बहुत अधिक मात्रा में बहना अतिसार, यानी कि जो है भाई किसी को, और उसको आप बोलते हैं जी डायरिया। तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, रिया जो शब्द होता है वो प्रवाह के साथ होता है, कोई फ्लूइड को जो है वहाँ से बहना। अब डाया भी देखना पड़ेगा भाई क्यों होता है ये। लेकिन अतिसार में क्या समस्या है, अतिसार में तो कोई समस्या है ही नहीं है आपको, तो आप उसको क्यों नहीं बोलते भाई, उसको पढ़ने में आखिरकार समस्या क्या है। अब आप कहते हैं जी बाइसेप्स मसल,
ठीक है जी, बाई दो हैं, आपने पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है, इंग्लिश का एक शब्द है बाई यानी कि दो, और सेप्स सीफेलिक से बनता है जी। सीफेलिक का छोटा यानी कि शीर्ष जो होता है उसका हेड पार्ट जो होता है, तो वो जिसके दो हेड हों, है ना, उसको बाइसेप्स कहते हैं। ये वाला आगे वाला बाइसेप्स हो गया जी। अब बाइसेप्स जो है ब्रेकियाई यानी कि ब्रेकी कहते हैं जो है हाथ को, और फीमर कहते हैं जो फीमर वाले जगह पे होगा, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई ऊपर वाले भाग में हो जाएगी, और बाइसेप्स फीमोरिस ये तो एक अलग बात होगी। अब कहते हैं जी इसको आप हिंदी में कैसे करोगे जी? हमने कहा जी बहुत आसान है, द्विशीर्षिका है जी। तो आप देख लीजिए कि जिसके दो सिर हों, सिर सब जानते हैं जी, बाइसेप्स तो उसको फिर भी एक बार रटना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा जी, हाँ बाइसेप्स है, लेकिन द्विशीर्षिका है, दो सिर हैं भाई, इसके द्विशीर्षिका है भाई, आसान। तो इस प्रकार से बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती हैं। रोम्बॉइड है तो आपको देखना पड़ेगा भाई रोम्बॉइड शेप कौन सी होती है भाई, पायरीफॉर्मिस है भाई, कौन सी शेप होती है भाई इसकी, ऑब्टूरेटर है भाई, क्या होता है भाई ये, इलियम स्टियम प्यूबिस है भाई, क्या होता है ये, है ना जी, इतना सारा है। यदि हम इसको अपनी मातृभाषा में और बहुत ही सरल चीज़ों में अनुवाद नहीं बल्कि उसको उसमें समझें, क्योंकि हमारी जो मूल ज्ञान जो हमको प्राप्त होता है जब हम बच्चा एक जिस वातावरण में पला बढ़ा होता है, वो उस वातावरण से अपने अनुभवों को प्राप्त करता है, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर उसके मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें स्टोरेज होती हैं। तो इसलिए किसी भी ज्ञान को, अब सबसे बड़ी बात फिर इसके बाद ये भी आती है कि भाई जब आप चलिए पढ़ लिया आपने इंग्लिश में पढ़ लिया, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश के विद्वान हो गए, आपने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया उसके आधार पर, लेकिन अल्टीमेटली जो पेशेंट आएंगे भाई वो तो 70% हिंदी जानते हैं, वो तो अंग्रेजी नहीं जानते भाई, तो उनको कैसे कहोगे आप? अब उनको तो आप हिंदी में समझाते हो, कह रहे जी आपके पेट के निचले हिस्से में जो है यहाँ पे सूजन आ गई है, क्यों बोलते हो भाई? आप बोलो जी उसको जो है आप तो एंट्राइटिस हो गई है भाई, तुमको समझाएं उसको, नहीं एंट्राइटिस हो गई है, हम तो आपको आपकी भाषा में नहीं बताएंगे, आपको एंट्राइटिस है जी। अब मरीज़ समझे ना समझे, लेकिन मरीज़ को अपने पास रखना है तो उसको बताना पड़ेगा, नहीं जी आपकी आंत में सूजन है, तो क्यों सूजन वर्ड तब क्यों बोलते हो भाई? तब भी ना बोले, एंट्राइटिस बोलें उसको। आप बोले साल्पिंजाइटिस है जी, किसी महिला को बोलिए साल्पिंजाइटिस है, तब तो आप आराम से बोल देते जी तुम्हारे नलों में सूजन आ गई जी, तब आपको कोई समस्या नहीं होती, तब आपको कोई लज्जा का अनुभव नहीं होता, लेकिन सीखने में आपको लज्जा का अनुभव होता है। जबकि मैं ये बात बहुत ही प्रमाणित शब्दों में कह सकता हूँ कि यदि मातृभाषा में हम उन चीज़ों की नॉलेज करना शुरू करेंगे तो हम एक उस व्यक्ति से, दो बच्चों को आप एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल के तौर पे आप, या एक पायलट स्टडी कर लीजिए, चलिए छोड़िए, एक छोटी सी आप 8-10 लोगों को लेकर के एक पायलट स्टडी कर लीजिए, और उस पायलट स्टडी में दो प्रकार से उनको छूट दीजिए कि आप जिस भाषा में जो आपकी मातृभाषा है उसमें पढ़िए, आप हम आपको पढ़ाएंगे, आप स्वयं भी पढ़िए, हम भी आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन और उनकी नॉलेज का असेसमेंट कर लीजिएगा। मैं ये बहुत ही कैटेगरिकली कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति जिसने अपनी मातृभाषा में अध्ययन किया है उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो हैं जी, उसके दिमाग में आने वाले जो विचार हैं वो निश्चित रूप से उत्तम होंगे। तो इसको लोग गलत अर्थ में लेते हैं। भाई हमने ये नहीं कहा कि आप अंग्रेजी भाषा ना पढ़िए, क्यों ना पढ़ें आप? भाई पढ़ना है आपको, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो पूरे विश्व में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, वो हमें अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उसको नहीं जानते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अर्थ ये नहीं है, इस चीज़ को गलत अर्थ में न लिया जाए। मेरा अर्थ है कि जब हम लर्न करना चाहते हैं तो लर्निंग की हमको लिबर्टी दी जानी चाहिए, हमारे ऊपर लर्निंग थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि हमको लर्निंग का जो उसके जो फैसेट्स हैं, जो उसका जो होराइजन है, उसको हमें अपने हिसाब से डिसाइड करने दीजिए भाई। हमने कहा है हम तो इंग्लिश को अच्छी लैंग्वेज मानते हैं, बहुत आसान है, देवनागरी से तो बहुत सरल है वो, उसको सीखना भी आसान है, उसको बोलना भी आसान है। संस्कृत को बोलना तो बहुत कठिन है जिन लोगों को नहीं आती, क्योंकि उसको हमने सीखी नहीं है। और जो वर्तमान में हम हिंदी भाषा बोलते हैं, ये तो मिश्रित भाषा है, संकर भाषा है, बहुत सारी भाषाओं का इसमें मिश्रण है। लेकिन ये एक अच्छी बात है
कि उसमें संस्कृत के शब्द भी आते हैं, उसमें हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के शब्द भी आते हैं, उसमें अरबिक भी शब्द हैं, उसमें फ़ारसी के भी शब्द हैं, उसमें अंग्रेजी के भी शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो उसमें बुराई क्या है भाई सीखने में? तो ये बात यहाँ पे आती है। तो हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। निश्चित रूप से जो कोई भी टेक्नोक्रेट है उसको अपने देश की एक लैंग्वेज या उसकी अपनी मदर टंग और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आज की तारीख में निश्चित रूप से इंग्लिश है वो आनी चाहिए। तो उससे उसकी नॉलेज का जो होराइजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको आगे हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जब एनाटॉमिकल स्टडी हम करते हैं तो एनाटॉमिकल स्टडी में बहुत सारी चीज़ें जो वेस्टर्न मेडिसिन्स में लिखी गई हैं वो उन्होंने अपने आप से परिभाषित की हैं और उसी के आधार पर हम लोग आज तक उनको पढ़ते आए हैं और कई बार इसमें हमको बहुत अधिक कन्फ्यूजन हो जाता है और जो रेशियल वेरिएशंस होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके कारण से हमको अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अब बात ये होती है कि हम इसको कैसे आगे पढ़ें। पहली बात ये होती है, देखिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर लेवल से शुरू होते हैं। कोई भी चीज़ होती है मॉलिक्यूलर लेवल से आती है। मॉलिक्यूल का आपस में रिएक्शन हुआ, कभी किसी ज़माने में सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो हमारे यहाँ पे जो बताया गया है कि सृष्टि की जो प्रारंभ होती है वो अव्यक्त से होती है, अनमैनिफेस्टेड से होती है, जो कि एक एटॉमिक रूप होता है। वहाँ पे उनकी रिएक्शंस होने से फिर वो मैनिफेस्ट होता है एक प्रोटोप्लाज्म के रूप में। वो प्रोटोप्लाज्म जो इनिशियल प्रोटोप्लाज्म है वो जीवन का एक आधार कभी करोड़ों साल पहले रहा होगा और उसके बाद उससे फिर वो एक यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। वो यूनिसेलुलर यानी कि जो शुरुआत सृष्टि की बेसिकली हुई। तो हम ये नहीं कह सकते, आज की तारीख में जितना हमको ज्ञान है हम ये जानते हैं कि ये सृष्टि केवल पृथ्वी पर है, क्योंकि हमें अभी तक केवल पृथ्वी के बारे में ही ज्ञान है। कुछ ग्रहों को हमने आज देख लिया है, ढूंढ लिया है और वहाँ पे जीवन नहीं मिला है। फ़िलहाल आज की तारीख में हमको जो ज्ञान है वो पृथ्वी का ही ज्ञान है। तो यहाँ पे ये जो अनमैनिफेस्टेड है, अव्यक्त है, इससे चीज़ बनी है। ये व्यक्त जब हुआ है, ये सारे जो एटॉमिक जो आपने में रिएक्शंस हुई होगी उससे जो प्रोटोप्लाज्म बना होगा, उस प्रोटोप्लाज्म से फिर ये मैनिफेस्ट हुआ है और मैनिफेस्ट से फिर जो है ये क्या हुआ है कि जो यूनिसेलुलर फॉर्म आई हैं, फिर सेल के डिवीज़न हुए हैं, फिर बाई सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते चले गए। ठीक है, तो हम अभी कोई नॉन इन्वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो एक विकास का बहुत लंबा प्रोसेस है। हम डायरेक्ट मैमल में भी अपना जो आज का जो मानव है, हम निएंडरथल या उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। हम होमो सैपियंस पे आ जाते हैं और वहाँ से करते हैं कि उसकी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो इतना अधिक साइंस को प्रभावित करने वाला कैसा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड उसमें जो है सब्जेक्ट्स कैसे हैं और कैसे कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसको जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो सेल बनी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहा, उसके बाद उससे फिर टिश्यू बने और उन टिश्यू का फिर जब कॉन्ग्लोमरेशन हुआ तो उससे ऑर्गन्स बने और उन ऑर्गन्स का जो पूरा एक समूह हुआ उससे हमारी एक फिजिकल बॉडी की रचना हुई। तो देखिए सेल तो आप सब लोग जानते ही हैं, सेल के बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो पर्पज़ था बताने का वो ये था कि हम बहुत ही सरल भाषा में, सुंदर भाषा में, आसान भाषा में, अपनी मातृभाषा में अब एनाटॉमी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम कैसे कैसे इंडिविजुअल मसल्स के नाम कितनी आसानी से जानें, उसको अपनी मेमोरी में कैसे रखें। और वो कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, इतना उसमें समस्या नहीं है। समस्या एक्चुअली क्या आती है कि जब भी मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बहुत ही रिजिड स्टाइल में वहाँ पे पढ़ाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ के ख़िलाफ़ होते हैं लोग
वो जो बुक में लिखा हुआ है कि अगर ये क्रेस्ट लिखा हुआ है, हाँ भाई एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर, वो उसी क्रम में उसी प्रकार से उसको बताया जाना चाहिए। वो उसको और दूसरी दृष्टि से परिभाषित कर ही नहीं सकता, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है वही वेद वाक्य उन्होंने मान लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजुअली उसको प्रश्न पूछने की, छात्र को जिज्ञासु बनाना चाहिए। लेकिन अब अगर छात्र कोई प्रश्न पूछ देता है तो शिक्षक यूजुअली नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं, ये कैसे संभव है। तो चलिए, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब हम इसी लेक्चर की सीरीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से एनाटॉमी विषय का हम स्टडी करेंगे, और आप देखिएगा कि हम बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।